हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, आज जो मैं कहानी पढ़ने वाली हूँ वो कहानी है हमारी शेखर जोशी जी द्वारा लिखित कहानी कोसी का घटवार। तो सबसे पहले शेखर जोशी की अगर जन्म वर्ष की बात करूं तो उनका जन्म कब हुआ था तो 1932 ईस्वी में हुई थी। और साथ ही शेखर जोशी की जो अन्य कहानी है उनका क्रम भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये तो मैं पहले ही बता दी हूँ कि जो भी रचनाकार हैं, जो भी कहानीकार हैं या नाटककार हैं, जो भी उपन्यासकार हैं, तो उनका जो भी उपन्यास हमारे सिलेबस में लगा है वो तो हमें देखना ही है। उसके साथ जो उनकी अन्य रचनाएं हैं उनका क्रम भी हमें देखना है, साथ ही कौन सी पत्रिका में है, कौन से कहानी संग्रह में है, ये सब भी देखना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए देखती हूँ शेखर जोशी जी द्वारा लिखित कहानी कोसी का घटवार, जो अभी पढ़ना है हमें। इसका प्रकाशन वर्ष है 1958। दूसरी कहानी है इनके साथ के लोग, तीसरा है हलवाहा, चौथी है मेरा पहाड़ 1989, नौरंगी बीमार है 1990, छठवीं है डांगरी वाले, सातवीं है बच्चे का सपना और आठवीं है इनकी आत्मी का डर। तो इनमें से कम आपको 4 कहानी तो ध्यान रखना ही है। ये 4 कहानी को हमेशा ध्यान में रखेंगे, जैसे कि कोसी का घटवार हो गया, हलवाहा हो गया, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार। ये 4 कहानी जो है बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसका क्रम जो है PYQ क्वेश्चन में आप देखेंगे, मिलान करे में पूछा हुआ है। चलिए देखती हूँ इस कहानी की, अगर हम विषय वस्तु को देखें, इस कहानी में क्या दिखाया गया है उसकी अगर हम बात करें तो शेखर जोशी कोसी का घटवार इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय कहानी है। रोमानी भावबोध की इस कहानी में विधवा लक्ष्मा यानी नायिका जो है उसका नाम क्या है, लक्ष्मा, के प्रति प्रेम की धीमी आंच पर पकती गुस्साई की मनोदशा का वास्तविक चित्रण किया गया है। साथ ही ग्रामीण परिवेश में रिटायर्ड सैनिक गुस्साई और लक्ष्मा के बीच प्रेम को भी इसमें दिखाया गया है। यानी गुस्साई जो है और लक्ष्मा जी जो है, ठीक है, इन दोनों का क्या होता है, आपस में प्रेम रहता है। लेकिन गुस्साई जो होता है वो फौज में रहने के कारण क्या होता है कि लक्ष्मा के पिता उसकी शादी गुस्साई से नहीं करवाते हैं। साथ ही इस कहानी में गुस्साई का सेना में कर्तव्य प्रेम के रास्ते एक बड़ी बाधा बन जाती है। यानी जैसे ही ये सेना में जाते हैं तो इनके पापा को ये बात पता चलती है, लक्ष्मा के पिता को, कि वो फौज में है। तो वो बोलती है कि बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को हम अपनी छोकरी कैसे दे दें। ये कथन भी एनटीए पूछा हुआ है, तो गुस्साई लक्ष्मा के पिता का कथन था। और साथ ही इसमें इस कहानी की अगर हम बात करें, ये कहानी जो है इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि कैसे प्रेम और कर्तव्य के बीच संघर्ष होता है। यानी एक साइड इन दोनों का प्रेम है और एक साइड इनका क्या है कि कर्तव्य है। ये जो फौज में भर्ती है तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर कर्तव्य है ना भाई, इनको ड्यूटी करनी है, जो भी पद पे हैं। ये कहानी जो है कोसी का घटवार इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि कैसे प्रेम और कर्तव्य के बीच संघर्ष होता है। साथ ही इसमें निस्वार्थ प्रेम और भाग्य की विडंबना और परिस्थितियों के दुष्चक्र में फंसे 2 प्रेमियों की करुण कहानी है। ठीक है, तो नायक नायिका तो आप जान ही गए, लक्ष्मा है और गुस्साई हैं जो कि इनका प्रेमी है, पर इन दोनों की शादी नहीं होती है। और लक्ष्मा की शादी जो है राम सिंह के साथ हो जाती है और कुछ दिन के बाद क्या होती है कि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो लक्ष्मा क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है। और पुनः ये गुस्साई से फिर मिलती है, इन दोनों के बीच बातचीत होती है। तो चलिए, अब कहानी को जब पढ़ूंगी तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। कहानी का बैकग्राउंड जो थी तो वह मैं बता दी आप लोगों को। शेखर जोशी की पहली कहानी दाज्यू 1953 संकित पत्रिका में तथा कोसी का घटवार 1957 कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखेंगे कौसे कोसी और कौसे कल्पना, ठीक है। तो कोसी कल्पना यानी कल्पना जो है कोसी पर घट लेकर गई, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। यानी कोसी का घटवार कल्पना, जो ट्रिक आप लोगों को ठीक लगे आप ध्यान में रखेंगे इसे। देखिए, कोसी का घटवार 1958 इसका प्रकाशन वर्ष है। कल्पना पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। शेखर जोशी इसके लेखक हैं। अभी खप्पड़ में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पड़ में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया।
यानी ये काम कौन कर रहा है, तो गुस्साई कर रहा है। यानी जो फौजी में भर्ती था ना, ये जो फौज से लौट करके आया है, तो ये क्या किया है कि एक जो होता है ना आटा चक्की का मिल, ठीक है, वो खोल लिया है और उसमें क्या करता है, ये आटा पीसने का काम करता है। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पार्ट चल रहा था। ध्यान रखेंगे इसमें जो ध्वनि निकली है, यहाँ से भी एनटीए 2024 में पूछा हुआ है कि निचले जो पार्ट थे उससे कैसी साउंड आ रही थी, चिच्चिर चिच्चिर ऐसे करके ऑप्शन दे के पूछा हुआ था। तो इसमें जितने भी 3-4 तरह की साउंड जो आई हुई है ध्वनि, उसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ऊपर का जो पार्ट था उससे कैसी ध्वनि आ रही थी, तो खस खस चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था, खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक सफ़ेद परत बैठ गई थी। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा रसाला, सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ है, सूरज कहाँ का कहाँ चला गया। कैसी अनहोनी बात है। बात अनहोनी तो है ही, जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान ही नहीं। तो कौन से महीने की चर्चा हुई है, ये भी ध्यान रखेंगे, जेठ महीना, ठीक है। अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीज की क्यारियां सूखी जा रही है। छोटे नाले गुलों के किनारे के घट महीनों से बंद हैं। कोसी के किनारे है गुस्साई का यह घट। तो ध्यान रखेंगे गुस्साई का जो घट था ये किसके किनारे था, तो कोसी के किनारे था। और पर इसकी भी चाल ऐसी कि लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। चक्की के निचले खंड में, ये भी ध्यान रखेंगे, ऊपर से कैसी साउंड आ रही थी, तो खस खस, और निचली देखिए यहाँ पे चक्की के निचले खंड में चिच्छिर चिच्छिर की आवाज़ के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। यही प्रश्न एनटीए पूछा था 24 में। कितनी धीमी आवाज़। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज़्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती, और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहाँ सुनाई दे जाए। छप 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 पुरानी फौजी पैंट को घुटनों पर मोड़कर गुस्साई पानी की गूल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर ना जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्रायः आधा फलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेरकर पानी का बहाव घट की गूल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में 1-2 स्थान पर निकास बंद किया और फिर गूल के किनारे किनारे चलकर घट पर आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुखार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा गेहूं शेष था, वह उठकर बाहर आया। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर जा रहा था। गुस्साई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज़ दे दी, हे हो, यहाँ लंबड़ देर में आएगा, 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो। यानी एक तो गुस्साई का घट है ही, और साथ ही एक दूसरा घट भी है, वो घट वाले जो हैं उनका नाम है उमेद सिंह। तो ये क्या बोलता है, दूर से ही देख करके, हे हो, यहाँ मत आइए, दूसरे जगह आप देख लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो 2 दिन का पिसान जो है अभी बाकी है, और उमेद सिंह का घट शायद खाली हो, तो आप वहाँ देख लीजिए। तो उमेद सिंह भी पात्र आया है, ये भी ध्यान रखेंगे इस कहानी में। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकारकर वह बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा लंबड़ नहीं लगा दोगे। गुस्साई होठों ही होठों में मुस्कुराया। रसाला कैसे चीखता है, जैसे घट की आवाज़ इतनी हो कि मैं सुन ना सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज़ में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी लौट गया। मिहल की छांव में बैठकर गुस्साई ने लकड़ी के जलते कूंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुरगुर करता धुआं उड़ाता रहा। तो इसमें 2 तरह की पेड़ की भी बात हुई है, एक मिहल का पेड़, एक दाड़िम का पेड़। ध्यान रखेंगे गुस्साई जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो पेड़ थी हमारी मिहल की पेड़। खसर खसर चक्की का पार्ट चल रहा था। तो चक्की का पार्ट का साउंड कैसा था, तो खसर खसर। 3 साउंड मिल चुकी है अभी तक हम लोगों को। उसके बाद है कि किट किट किट, खप्पर में दाने गिराने वाली चिड़िया का पार्ट टकरा रही थी। तो चिड़िया का पार्ट का साउंड कैसा था, तो किट किट था। चिच्चिर चिच्चिर की आवाज़ के साथ मथानी पानी को काट रही थी और कहीं कोई आवाज़ नहीं। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पात्रों के बीच में टखने टखने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर इतने तेज धूप, कहीं चिड़ैयाँ भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर नहीं। सूखी नदी के किनारे
गोसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े निशान के थैले को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही होता है। यानी ये सोच रहा है कि वो आदमी को तो बेकार में ही वापस कर दिए, कम से कम वो आता तो 2 मिनट ठहर के उससे बात तो कुछ करते। कभी कभी गुस्साई को यह अकेलापन काटने लगता। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेला पर उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है वही, जिसे अपना कह सके। ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं, पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं, यानी इसकी शादी नहीं हुई है। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गुस्साई ने खोला। गूल में चलते हुए थोड़ा भाग भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगे पैंट की यह शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलवटों को ठीक करते करते गुस्साई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गुस्साई सोचने लगा, इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। अगर ये आज फौजी में नहीं जाता तो कहीं ना कहीं इसकी शादी जो है वो लक्ष्मा से हो जाती। लेकिन जैसे ही ये मतलब फौज में चले जाता है तो लक्ष्मा के पिता जो है वो शादी करने से सीधा इनकार कर देते हैं। नहीं, याद करने को मन नहीं करता। पुरानी, बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। तो ध्यान रखेंगे कि जो होता है ना, गुस्साई को फौजी बनने का जो होता है ना विचार, जो है उसके मन में कहाँ से आया था। तो ये हवलदार सिंह जो आए थे ना, इन्हीं को वो देखा था फौजी पैंट में, और इन्हीं को देखकर उनके मन में विचार आया कि मैं भी जो है फौजी में भर्ती हूँ। हवलदार धर्म सिंह आया था, ये भी पात्र ध्यान रखेंगे। लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीच वाली पैंट, वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुस्साई फौज में गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे किसे देखकर गुस्साई जो है फौज में भर्ती हुआ था, तो धर्म सिंह को देखकर। पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां, संबंध। उस बार की छुट्टियों की बात, कौन महीना, बैसाख ही था। सर पर क्रॉस, खुखड़ी के क्रेस्ट वाली काली किस्तीनुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया, और तो चीरवन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। यानी ये जो है एनुअल लीव पे जो घर आया था ना, तो आसपास के जितने भी बच्चे थे, बूढ़े थे, वो सभी क्या किए, इससे मिलने आए, इसको देखने आए। चाचा का गोट एकदम भर गया था, ठसाठस। बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी। लोगों को बिठाने के लिए खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ या हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ ही नहीं था। कल के शर्मीले गुस्साई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था, पर गुस्साई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहाँ नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि ये सभी तो देखने के लिए, जो बच्चे बूढ़े थे वो तो गुस्साई को देखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन गुस्साई की जो आंखें थी वो किसे खोज रही थी, तो वो सोच रही थी कि लक्ष्मा मुझे दिखे। ठीक है, उसकी आंखें बस लक्ष्मा की तलाश कर रही थी, पर लक्ष्मा उस भीड़ में मौजूद नहीं थी। नाला पार के अपने गांव से भैंस कटिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, पर गुस्साई उस दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे ही गुस्साई की जान को बवाल हो गए थे। बुढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे। आजकल गुस्साई को देखकर आजकल गुस्साई को देखकर सवनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लगा है। यानी सबसे पहले ये जो है गुस्साई, वो धर्म सिंह को देख करके क्या हुआ, फौज में भर्ती हुआ। अब गुस्साई को देख करके क्या कर रहा है सवनिया का लड़का, कि अपना टोपी जो है, फटा टोपी, उसको तिरछी करके पहनने लगा है। ये कथन किसका था, तो नरसिंह प्रधान का था। ध्यान रखेंगे। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट, बीड़ी या गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे। लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वह छौकड़ों से कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुस्साई के घुटने पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल काफल। खेल खेल में काफलों की छीना झपटी करते गुस्साई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। तो ध्यान रखेंगे कि लक्ष्मा क्या खा रही थी, काफल खा रही थी। ठीक है, और उसका रस जो है वो टपक के कहाँ गिर गया, ये गुस्साई के पैंट पर। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इससे निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंस दी थी। यानी उस पर जो गिरा ना, तो वो बोली कि इसको यहीं छोड़ देना तुम, इससे जो है मैं अपना फुल बाहु की जो कुर्ती बना लूँगी। पर पुरानी बात क्या
कहा था गुस्साई ने याद नहीं पड़ता, तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुआ, या कुछ ऐसा ही। यानी वो जैसे ही बोली ना कि तुम अपना पैंट छोड़ देना मेरे पास, मैं इसका कुर्ती बनवा लूँगी, तो गुस्साई उसको बोलता है कि मैं तो तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुआ, या कुछ ऐसा ही बोला था। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रमुआ ने, जो तेरी तुड़ी निसार लेकर उसे ब्याहने आया था। यानी ये रमुआ किसे कहा जा रहा है? तो राम सिंह के साथ जो इसकी शादी हुई है ना, तो गुस्साई के मन में विचार आ रहा है कि यार मैं तो इसको बोला था कि मखमल का कुर्ती पहनाऊंगा, पर अब तो इसकी शादी राम सिंह के साथ हो गई है, तो अब तो रमुआ ही ना इसको मखमल का कुर्ती पहनाया होगा। जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माँ बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम, लक्ष्मा के बाप ने कहा था। बेहद इंपॉर्टेंट पंक्ति है, 24 वाले पेपर में पूछा हुआ ये पंक्ति है कि किसका कथन था, तो लक्ष्मा के बाप का था। क्या कहे थे कि जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माँ बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम, लक्ष्मा के बाप ने कहा था। उसका मन जानने के लिए गुस्साई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी। उसी साल बंगसिर की एक ठंडी उदास शाम को गुस्साई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। इस साल उसकी शादी थी, खूब अच्छी औरत मिली है यार, शकल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है, तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव की नज़दीक की ही है, शायद लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। इसको बता रहा है कि राम सिंह जो है ना, वो छुट्टी बढ़ाए थे क्योंकि उनकी शादी थी, और उनको जो मतलब लड़की मिली है, जिनसे जो औरत मिली है, जिनसे उनकी शादी हुई है, बहुत ही अच्छी है, और यार शकल सूरत भी बड़ा खूब है, एकदम पटाखा है, बड़ी हंसमुख है, शायद तुम उसे जानते भी होगे, लक्ष्मा ऐसा ही कुछ नाम है, ये इसको बता रहा है। गुस्साई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला आया था। रम डे थे उस दिन, हमेशा आधा पैग लेने वाला गुस्साई उस दिन पेशी करवाई थी। मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में सोचते सोचते गुस्साई बुदबुदाया, रसाल एडजुटेंट। गुस्साई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गंगनाथ जी की कसम, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। ये जो है इससे वादा करती है, जब एक दिन पहले ये मतलब फ़ौज में भर्ती होने जाता है ना, तो उससे जस्ट एक दिन पहले इन दोनों की वेट होती है और इन दोनों के बीच बात होती है, और ये बोलती है कि गंगनाथ जी की कसम, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। वर्षों से वह सोचता आया है कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित कर ले, देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। जिस पर भी गंगनाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया, पर लक्ष्मा से कब भेंट होगी यह वह नहीं जानता। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए हैं, गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वह पलटकर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटियरी ट्रांसफ़र लेने वालों की लिस्ट में नायक गुस्साई सिंह का नाम ऊपर आता रहा। लगातार 15 वर्षों तक, ध्यान रखेंगे, वॉलंटियर ट्रांसफ़र लिस्ट में गुस्साई का नाम कितने वर्षों तक ऊपर आता रहा? 15 वर्ष, 13 वर्ष, 12 वर्ष, 11 वर्ष, ऐसे ऑप्शन एंटी के दे देगा, ध्यान रखेंगे 15 वर्ष। पिछले बैसाखी में वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। आज इस अकेले पन में कोई होता जिसे गुस्साई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता, शब्द शब्द, अक्षर अक्षर, कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया है उसने। पर नदी किनारे यह तपती रेत, पंचक्की की खटर खटर और मिहल की छाया। पंचक्की की साउंड कैसी थी? खटर खटर, ध्यान रखेंगे। और मिहल की छाया में ठंडी चिलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुस्साई, और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन, निस्तब्ध, सुनसान। यानी ये इसका जो चक्की यानी जहाँ है ना, इसका कोसी के किनारे था ना, तो वहाँ पे कोई भी आदमी का उतना आना जाना नहीं होता था। ये अकेले रहता था और मिहल की छाँव में जाके बैठ जाता था और वहीं पे चीलम पीता था। एकाएक गुस्साई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसी और चली आ रही थी। गुस्साई ने सोचा वहीं से आवाज़ देकर उसे लौटा दे। कोसी के चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्लाकर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इसी कारण
आवाज़ देने को उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज़ को पहचान कर गुस्साई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किटकिट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथानी की चिच्छिर चिच्छिर की आवाज़ भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाट की घिसटती हुई घड़घड़ाहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुस्साई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठ स्वर, कब बारी आएगी जी, रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। ये नारी कौन है? तो ये लक्ष्मा ही है और इसे पता नहीं है। ये आके सिर्फ बोलती है कि कब बारी आएगी जी, और घर में आटा नहीं है रात के लिए। सर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे यह पूछ रही थी। गुस्साई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गुस्साई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर को मुड़ा। तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैले को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़ियाँ किटकिट बोल रही थी और उसी गति के साथ गुस्साई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गुस्साई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। इसके सर पे पेस पे इतना सारा आटा का परत पड़ गया था कि उसको भी लगा कि कोई बूढ़ा आदमी है। ये भी इसको नहीं पहचान पा रही है। उसने दोबारा वे ही शब्द दोहराए। अब भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे हुए गुस्साई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गुस्साई ने टाल न पाया। उत्तर देना ही पड़ा। यह पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कहा। अभी इसे खुद नहीं इसको पता है कि वो लक्ष्मा ही है। बोलता है कि देखो यहाँ पड़ा हुआ है, पर देर तो होगी ही। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी, यानी वापस वो जाने लगे। गुस्साई झुककर घट के बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया था। हताशा सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर 1-2 कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने उसे जैसे वापस जाती हुई उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज़ देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज़ न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुस्साई के अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई। इस बार का आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को नहीं रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज़ में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज़ नहीं दे पाया था। स्त्री ने यह आवाज़ नहीं सुनी। इस बार गुस्साई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है, या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गुस्साई ने संयत स्वर में कहा, हाँ, ले आ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुस्साई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ महल की छांव में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रख आई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्वास करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। महल की पेड़ की छाया में घट की और पीठ किए गुस्साई बैठा था और निकट स्थान में दारिम के एक पेड़ की छांव को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। तो ध्यान रखेंगे, गुस्साई जो है वो महल की छांव में बैठा था और ये लक्ष्मा जो थी वो दारिम के पेड़ के छांव में बैठी थी। गुस्साई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर ही जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवाड़ जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर में लंबड़ मिलता। अजात संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुस्साई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे। इससे पूर्व ही उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? गुस्साई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह भी
अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दारिम की छाया में पात पतेल झाड़कर बैठते लक्ष्मा ने शंकित दृष्टि से गोसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगती। तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुस्साई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गोसाई ही है। तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी, शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह घट लगवा लिया। गुस्साई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसके बच्चे की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दारिम के फूल को हाथ में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गुस्साई पतली सीख लेकर आग को कुड़ेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुस्साई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप टप वह सर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुस्साई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतने देर में बड़ा सहसा गुस्साई का ध्यान लक्ष्मा की शरीर की ओर गया। उसके गले में चरऊ यानी सुहाग चिन्ह नहीं था। यानी जैसे ही उसके गले पे इसका नज़र पड़ता है तो देखता है उसके गले में तो चरेऊ है ही नहीं। और चरेऊ शब्द का एंटी ये 2 बार पूछा है कि चरेऊ शब्द का अर्थ क्या है बताइए, तो सुहाग चिन्ह ध्यान रखेंगे। हतप्रभ सा गुस्साई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गुस्साई की सहानुभूति पूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपनी दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। ये पंक्ति भी देकर पूछ सकता है किसने कहा है, तो लक्ष्मा कहती है कि जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कब डूब मरती जंजाल करता। यानी क्योंकि इसकी जो शादी हुई तो इसका तो पति यानी राम सिंह मर गया है, तो ये अपने मायके आती है अपनी माँ के पास, और कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि इसकी माँ भी मर जाती है, तो इसके पास तो एक बच्चा रहता है। तो उसी के बारे में बोलती है कि एक अभागे मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती जंजाल कटता। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गुस्साई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी है, सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूँ। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं। जंगलात का लीसा ढो ढोकर मैं अपनी गुजर कर लूँगी, किसी की आँख का कांटा बनकर नहीं रहूँगी। गुस्साई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता बन रहा। दारिम के वृक्ष से पीठ टिकार लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी थी। गुस्साई सोचने लगा, 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा था। यानी 15 साल बाद ये दोनों मिले थे। कितनी तेज धूप है इस साल, लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा। प्रसंग बदलने के लिए है, जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहाँ लक्ष्मा बैठी थी। दारिम की फैली फैली अधढकी डालों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गुस्साई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गुस्साई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे, उसने कहा। उधर धूप लग रही हो तो इधर आ जा छाँव में। कहता कहता गुस्साई एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मा ने गुस्साई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था। घट के कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गुस्साई गुल के किनारे तक गया। अपनी अंजुली से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और एल्युमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटर कर उसने आग सुलगाई और एक काली पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर
मुँह कर कह गया, चाय का टाइम हो रहा है, पानी उबल जाए तो पट्टी डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुस्साई को काफ़ी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा कि एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ है। यानी जो लक्ष्मा का जो बच्चा था उसका उम्र भी बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पात्रों का जो भी बच्चे आए हुए हैं लगभग सबका उम्र पूछ ही लिया है एनटीए। सीता का भी उम्र पूछा है, तो ध्यान रखेंगे कि लक्ष्मा का जो बेटा था उसका उम्र कितना था, तो 6 से 7 वर्ष। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुँच गया है। गुस्साई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है। एक बार झंझुलाकर लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गुस्साई फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गुल के किनारे बैठा उसे गूंथने लगा। मिहल के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में 2-1 बर्तन और ले लिए। लक्ष्मा ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। 1 गिलास, 1 एनेमल का मग और 1 एल्यूमिनियम मैस्टिन में गुस्साई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपकरण करने लगी। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गुस्साई न कह सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद गुस्साई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडोल रोटियां से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब भी आपस में टकरा जाते तो खन खन का अत्यंत मधुर स्वर निकलता। ध्यान रखेंगे लक्ष्मा जो अपने हाथों में जो कड़े पहनी थी वो किस चीज़ की बनी थी, चांदी या सोने की, ये भी ध्यान रखेंगे। और साथ ही उससे कैसी ध्वनि निकल रही थी, तो खन खन की ध्वनि निकल रही थी। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुस्साई ने आज पहली बार अनुभव किया। किसी काम से वह बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौटकर आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तन को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी। गुस्साई ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथ में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुस्साई को देखे जा रहा था। लक्ष्मा ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा। यह तो बच्चे के लिए स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। न जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है, मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मा ने आपत्ति प्रकट की। यानी ये जो मतलब बोलना चाह रहा है कि अपने बच्चे को दे दो, तो ये क्या बोलती है कि नहीं नहीं, अभी तो वो खाकर ही आ रहा है। यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। यानी ये जो है यहाँ पे झूठ बोल रही थी, उसे ठीक नहीं लग रहा था कि मैं अपने बच्चे को खाने दूँ, तो बोलती है मैं बना रखी हूँ। ये बच्चा क्या बोल देता है बीच में कि कहाँ रखी थी रोटियां घर में? चुप! आंखें तरेर कर लक्ष्मा ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। इस कारण लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा। बच्चा है, भूख लग आई होगी, डांटने से क्या फायदा। गुस्साई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु माँ की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की और कभी माँ की ओर देख लेता था। गुस्साई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटी लेने में संकोच करता रहा, तो लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, मर, अब ले क्यों नहीं लेता? जहाँ जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुस्साई ने रोटियों के ऊपर 1 टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथों में दिया। ध्यान रखेंगे लक्ष्मा के जो बच्चे थे उसको खाने के लिए गुस्साई ने क्या दिया था, तो 2 रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़। बड़ी बड़ी आंखों से इन अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गुस्साई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गुस्साई और लक्ष्मा दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबाकर खाते खाते गुस्साई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुराकर कहा, क्या कहा कि लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। गुस्साई का कथन है, बेहद इंपॉर्टेंट है।
फिलहाल अभी तक तो पूछा नहीं है, आगे देखिए पूछ सकता है। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुस्साई हो होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। गुस्साई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी व्यवस्था प्रकट की। ऐसी ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग ही क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है, आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब से टटोलते हुए गुस्साई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुस्साई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए यह रख ले, मेरे पास अभी और हैं, परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े ही कह रही थी, यह तो बात चली थी तो मैंने कहा, कहकर लक्ष्मा ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गुस्साई को लक्ष्मा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज़ में वह बोला कि दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है रसाला। कितना कमाया कितना फूका हमने इस ज़िंदगी में, कोई हिसाब, पर क्या फ़ायदा, किसी के काम नहीं आया, इसमें एहसान की क्या बात है। पैसा तो मिट्टी है रसाला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। ये गुस्साई का कथन था, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। पर गुस्साई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मा अड़ी रही। बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ, धाइने रहे तो भले बुरे दिन भी निभी जाते हैं जी। पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दे तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। यह लक्ष्मा का कथन था। गुस्साई ने गौर से लक्ष्मा के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार का तूफान, वहाँ कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मा से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहाँ से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार संकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मा उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के टीन में से 2-2.5 सेर के करीब आटा निकालकर लक्ष्मी के आटे में मिला दिया। यानी ये चीज़ लक्ष्मा को नहीं पता चली, वो बाहर में बैठी हुई थी। और ये क्या किया, अंदर गया और बाहर एक बार झांक के देख लिया कि वो क्या कर रही है। वो तो बैठी हुई थी, ये क्या किया, अपने आटे में से निकाल करके 2.5 सेर आटा क्या किया, लक्ष्मा के आटे में मिला दिया। ये भी ध्यान रखेंगे कितना आटा मिलाया था। संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक ही दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मा के निकट गया। पिसान पीस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही हो। अटक अटक कर वह बोला, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुस्साई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गुस्साई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफ़ मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मा की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। यानी ये बात इसलिए बोला क्योंकि ये जब मतलब फौज में जा रहा था तो लक्ष्मा क्या की थी, इससे वादा की थी कि गंगनाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है, ये बात तो ये वादा की थी इससे। लेकिन ऐसा होता है कि इसका शादी तो किसी और के साथ हो जाता है, तो वो कसम जो ये खाई थी तो इसका ही ना कहीं इसके जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है। इसका पति भी मर गया और आज ये अकेली है, तो इसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो है ना, इस पर जो है गंगनाथ जी को जो कसम खाई थी उसी का असर इसके ऊपर हुआ है। तो इसलिए बोलता है कि जाकर उनसे भूल चूक की क्षमा मांग लेना। पानी तोड़ने वाले खेतिहार से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा, सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़ियां अब भी किटकिट आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिस्सिर खिस्सिर चल रहा था और मथाने की पानी काटने की आवाज आ रही थी और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध। यहाँ पे कहानी हमारी समाप्त हो गई। इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं और इनके जो पात्र हैं वो मैं देखती हूँ। कोसी का घटवार शेखर जोशी मुख्य पात्र की बात करें तो लक्ष्मा और गुस्साई थे, जो कि आप देखें। मिहल की पेड़ की छांव में कौन बैठता है तो गुस्साई बैठा है और दारिम की पेड़ की छांव में लक्ष्मा बैठती है। अन्य पात्र हैं बुढ़े नरसिंह प्रधान, किशन सिंह, राम सिंह, धर्म सिंह और उमेद सिंह। कौन था तो दूसरा हवलदार था, नहीं वो था क्या बोलते हैं उसको, घट वाला। ठीक है, ऊपर का पार्ट ध्वनि खसखस की साउंड आ रही थी, निचले मथाने की आवाज़ चिच्चिर चिच्चिर, चक्की का पार्ट खस्सर खस्सर, पंचक्की खटर खटर, काठ की चिड़िया किटकिट किटकिट, चक्की का पार्ट खिस्सिर खिस्सिर। ये सब ध्वनि को ध्यान में रखेंगे।
पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ जिंदगी का एक अकेलापन भी उसके साथ आ गया। गुस्साई को देखकर सौबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी तिरछी पहनने लगे थे। बुढ़े नरसिंह प्रधान का कथन था। लक्ष्मा की शादी राम सिंह के साथ हुई थी और गंगनाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगी, लक्ष्मा का कथन था। वॉलंटियर ट्रांसफर लिस्ट में गुस्साई का नाम 15 वर्षों तक ऊपर आता रहा, ध्यान रखेंगे। चिरेऊ शब्द का अर्थ होता है सुहाग चिन्ह। 15 वर्ष बाद गुस्साई लक्ष्मा से मिला था और उसके जो बच्चे थे उसकी उम्र थी 6 से 7 वर्ष और उसको खाने के लिए क्या दिया था? तो 2 रोटी और गुड़ दिया था। लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथों की बनी रोटियों का स्वाद ही दूसरा होता है, गुस्साई का कथन था। 2-2.5 सेर आटा निकालकर मिला दिया लक्ष्मा के आटे में गुस्साई ने। दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। कितना कमाया कितना फूका हमने इस ज़िंदगी में, है कोई हिसाब पर क्या फ़ायदा, पैसा तो मिट्टी है रसाला, मिट्टी एकदम मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कहानी भी समाप्त हो गई और इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ थी जो मैं नोट कर रखी थी वो भी मैं बता दी। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से इस कहानी को समझ पाए होंगे। अगर आप लोगों को ये कहानी पढ़कर अच्छा लगा, ठीक है, तो आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को ढेर सारा प्यार दें, कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिखें और जिससे मैं और भी मोटिवेट हो पाऊँ और भी बेहतर करने का प्रयास करूँ। और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने जो भी दोस्त हैं उनके बीच भी शेयर करने का आप लोग काम करें।